हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था। बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताए थे, बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बताया। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम इस थर्ड क्लास में लेने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल होता है वो किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आज उसी के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, यानी कि अभी तक हमने 2 क्लासेस ली हैं, जिसमें एक में आपको टोटली बैक्टीरिया के बारे में बताया है और सेकंड लेक्चर में उसके कैरेक्टर के बारे में बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसके लिए एक बार हम लोग फिर से सारे वीडियो को यानी कि सारे टॉपिक को रिवाइंड करते हैं, यानी कि अपने माइंड में एक बार उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देन उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल को समझेंगे, जो कि काफ़ी आसान हो जाएगा आपको समझने में, यदि हम प्रीवियस बातों को एक बार फिर से नया कर ले, ताज़ा कर ले। ठीक, तो मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। पहली बात, मोटी मोटी बात, माइक्रोस्कोपिक होता है, सिंगल सेल का बना होता है और ये थैलोफाइटा का मेंबर होता है। ये मैंने मोटी मोटी बात बताई थी बैक्टीरिया में। फिर उसके बाद मैंने बताया कि थैलोफाइट्स क्या होते हैं। मैंने बताया कि ऐसे प्लांट या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ उसके पार्ट में, यानी कि अगर लीफ प्लांट है तो अगर हम उसके रूट स्टेम लीफ में डिवाइड न कर पाएँ कि कौन सा पार्ट रूट का होगा, कौन सा स्टेम का, कौन सा लीफ का, डिवाइड न कर पाएँ, उसको कहते हैं हम लोग थैलोफाइटा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया कि जो जो ब्रांच होती है बॉटनी की, ठीक है, द ब्रांच ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया की अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और जो इस फील्ड में वर्क करते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं, उसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी के नाम से समझते हैं। ये सब बातें हमने प्रीवियस क्लास में समझ लिया था। और मैंने बताया था आपको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो मैंने बताया था एंटनी वान लीवेनहॉक हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फिर मैंने उसके कैरेक्टर के बारे में बताया था। मैंने ये बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर होता है, उसमें एक सेल पाई जाती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं सिंगल सेल जो है कि ऑर्गेनिज्म है। जो ये बैक्टीरिया होता है वो हर जगह पाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं। वो वाटर पे भी पाया जाता है, सॉइल में भी पाया जाता है, एयर में पाया जाता है, यानी कि हर जगह वो पाए जाते हैं। मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया होता है बहुत ही प्रिमिटिव होता है, बहुत ही छोटा होता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसको हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। अब ये समझने की बात है, यहीं से बात आपकी शुरू हो जाती है जो आगे के टॉपिक को आपको कोरिलेट करेगा। जो बैक्टीरिया होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। तो कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं बेसिलस। गोलेकार को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल या फिर कॉकस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो स्पायरली होते हैं, ठीक है, स्पायरल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्प्रिली बैक्टीरियम। कुछ होते हैं कि बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया होता है वो म्यूकोपेप्टाइड या फिर पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। जो बैक्टीरिया होता है उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है मैंने बताया कि वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट्स होते हैं, कुछ सेप्रोफाइट होते हैं, कुछ सिम्बियोटिक होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक भी हो जाते हैं। ठीक, यानी कि कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफी यानी कि विषमपोषी होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफी होते हैं, समपोषी होते हैं।
जो विषमपोषी होते हैं उनमें पैरासाइट्स कुछ होते हैं, कुछ सेप्रोफाइट होते हैं, कुछ सिम्बियोटिक होते हैं। ठीक है, और आगे समझते हैं। देखिए, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें लोकोमोशन करने के लिए उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक, जो फ्लैजिला होता है वो मोनोट्राइकस होता है, एम्फीट्राइकस होता है, सिफेलोट्राइकस होता है, पेट्राइकोस होता है और लेप्टोट्राइकस होता है। ये सब सारी बातें मैंने आपको फिगर के माध्यम से प्रीवियस क्लास में बताया था। और मैंने ये बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकान, जैसे रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकान होता है। और क्या होता है उसमें? पॉली बीटा हाइड्रोक्सिलिक ब्यूटिक एसिड पाया जाता है। और जो आपका बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, और जब सेल वॉल एब्सेंट होगा, सेल वॉल के साथ साथ उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो भी एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या एब्सेंट होता है उसमें? सॉरी, सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, ठीक है, उसमें सेल वॉल पाया जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो आपको पता है भैया, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोमेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो ये भी नहीं पाया जाएगा क्योंकि न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, बट उसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। ट्रू रिप्रोडक्शन भी होता है कुछ में और कुछ में एब्सेंट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पे पैरासेक्सुअलिटी देखने को मिलता है, जीन रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन जैसे रिप्रोडक्शन देखने को मिलती हैं। इतनी सारी बातें मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दी थी। अब आपको समझना है स्ट्रक्चर। ठीक है, जब इतने सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार देखने को मिलेगा। तो मैंने बताया था जो बैक्टीरिया होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, प्रिमिटिव होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि वो आपके नग्न आँखों से नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वो थैलोफाइटा के मेंबर हैं। थैलोफाइटा का मेंबर मैंने बताया कि जिसको हम लोग रूट स्टेम लीफ में, जैसे कोई प्लांट है इतना छोटा है कि उसके रूट स्टेम लीफ को हम लोग ना देख पाएँ, डिवाइड ना कर पाएँ, उसको हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा। तो जो बैक्टीरिया होता है इसी थैलोफाइट्स के मेंबर में आता है। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई पड़ता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक है, मैंने बताया था जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, बैसिलस होता है, स्पायरली होता है और क्या होता है, कॉमा शेप्ड का होता है। ठीक है, तो जब एंटोनी वान लीeuwenhoek ने इस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको बैक्टीरिया में कुछ इतने सेल्स ऑर्गन्स दिखाई पड़े, यानी कि सेल कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ा जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। ठीक है, तो सबसे बाहर उन्होंने देखा सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, सबसे बाहर उन्होंने देखा कि उस पर सेल वॉल था। जो सेल वॉल था उसको प्रोटेक्ट किया हुआ था कैप्सूल वॉल। ठीक है, जो सेल वॉल था उसको जो है कि बाहर से कवर किया हुआ था, कैप्सूल वॉल ने उसको कवर किया था। जो आपका ये कैप्सूल या फिर आप कह सकते हैं स्लाइम लेयर होता है, ये क्या होता है, ये आपके सेल का जो प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरियल सेल है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, यानी कि यह जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो किसका बना होता है, जिलेटिनस का। ठीक है, ये आउटर मोस्ट क्या है, जिलेटिनस की प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो बैक्टीरिया पे पाई जाती है, बैक्टीरिया के बाहर यानी कि सेल वॉल के बाहर होती है। जो ये आपका कैप्सूल होता है ये साइटोप्लाज्म के बाहर होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के बाहर दिखाई पड़ता है, जो साइटोप्लाज्म के यानी कि साइटोप्लाज्म के भी बाहर होता है। ठीक है, जो स्लाइम लेयर होता है इसको हम लोग कैप्सूल भी कहते हैं। जो ये आपका स्लाइम लेयर यानी कि कैप्सूल होता है ये पॉलीसैकेराइड या फिर आप कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड या फिर पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है। देखिए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिस पे ये कैप्सूल की वाल पाई जाती है, कुछ बैक्टीरिया पे ये कैप्सूल की वाल नहीं पाई जाती है। जिस बैक्टीरिया पे कैप्सूल की वाल पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, या जिस पे सेल वाल नहीं पाई जाती यानी कि कैप्सूल की वाल नहीं पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि नॉन पैथोजेनिक। ठीक है,
यानी कि अगर इस पर सेल वॉल पाई जा रही है, सॉरी कैप्सूल की वॉल पाई जा रही है, तो वो क्या करेगा, पैथोजन की तरह कार्य करेगा, एक रोग की तरह कार्य करेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है भैया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कुछ होते हैं कि हार्मफुल होते हैं। तो जिसके ऊपर समझ लीजिए, मोटी मोटी बात, जिसके ऊपर कैप्सूल की वाल पाई जा रही है, तो वो समझ लिए वो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। और जिस बैक्टीरिया के ऊपर ये कैप्सूल की वाल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है कैप्सूल की वाल, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, उससे हमें डिजीज काज नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने बताया जो आपका ये कैप्सूल वाल होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका जो कार्य होता है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल को कवर करता है। ठीक है, जो ये आपका कैप्सूल वाल होता है, इसका ड्रग से मतलब जो ये कैप्सूल वाल है, इस पर ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि ये जो कैप्सूल वाल, यानी कि अगर बैक्टीरिया ने आपके अंदर कोई डिजीज काज कर दिया, तो इस पर अगर ये घातक हो गया, तो इस पर जो है कि आपका जो ड्रग होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो कार्य नहीं करती। इसीलिए क्या होते हैं, पैथोजिनेटी होते हैं, यानी कि पैथोजन की तरह ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो स्लाइम लेयर कैप्सूल ये क्या होता है आपको समझ में आया। आगे समझते हैं। मैंने बताया सेल वाल, सॉरी कैप्सूल, कैप्सूल के नीचे कौन सी वाल पाई जाएगी, सेल वाल। जो सेल वाल होता है ये आउटर यानी कि बाहर की कवरिंग होती है किसके, सेल की। ठीक है, ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जो नॉन लिविंग होता है, इसमें जीव नहीं होता, यानी कि ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, ये नॉन लिविंग होते हैं। उसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैप्सूल वाल के जस्ट नीचे, कैप्सूल वाल यानी कि कैप्सूल के नीचे प्रेजेंट होते हैं। जो कैप्सूल होता है, मैंने बताया था कि जो आपका कैप्सूल होता है वो पॉलीसेक्राइड या फिर पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, जबकि जो आपका सेलवाल होता है, सेलवाल म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है कैप्सूल वाल, पॉलीसेक्राइड या फिर पॉलीपेप्टाइड का। जो सेलवाल होता है ये आपका म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। ये सारी बात अभी हम आपको नोट्स के माध्यम से बताएंगे। और जो आपका सेलवाल होता है उस पर कुछ और केमिकल देखने को मिलते हैं, जैसे उसमें ग्लूकोसामिन देखने को मिलता है, यानी कि एन एसिटिल ग्लूकोसामिन देखने को मिलता है, एन एसिटिल म्यूरोमिक एसिड देखने को मिलता है, और टेट्रापेप्टाइड देखने को मिलता है। ये आपको हम लैंग्वेज के माध्यम से अभी लिखाएंगे भी। ठीक है, आगे समझते हैं। जो आपका कैप्सूल वाल होता है, जो आपका ये सेलवाल होता है, ठीक है, जब आप ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे तो उसके बेस पे बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है, ग्राम स्टेनिंग यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब आपको हम लोग स्टेनिंग सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि स्टेनिंग के आधार पे बैक्टीरिया के दो भाग में बांट दिया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो आपका सेलवाल होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और इसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देता है बैक्टीरिया सर्कुलर होगा कि वेसिकल होगा कि कॉमा शेप्ड होगा, ये सेलवाल पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये सेलवाल हो गया, सेलवाल के नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये लिविंग क्या होता है, लिविंग मेम्ब्रेन होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सेलवाल के जस्ट नीचे यानी कि सेलवाल के बिलो ये प्रेजेंट होता है। जो सेलवाल होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, सेलवाल के नीचे प्रेजेंट होता है, सेलवाल के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि लिपोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन है जो कि सेलवाल के नीचे प्रेजेंट होता है, जो लिपोप्रोटीन का बना होता है। आगे समझते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये साइटोप्लाज्म के नीचे यानी कि बैक्टीरियल सेल को कवर करने का काम करता है, सराउंड करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे समझते हैं। स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे आप देख रहे होंगे ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अगर आप और नीचे उसके जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये क्या है, आपका एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीसोसोम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी ऐसे ऐसे बहुत सारी फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीसोसोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने से देखने को मिलता है। कहने का मतलब
ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। तो कहीं कहीं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड कर जाती है, इस प्रकार से वो फोल्ड हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं मीसोसोम। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक है जो मीसोसोम है वो एक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ से इनफोल्ड होता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इनफोल्ड हो जाता है, कहाँ होता है, इनसाइड साइटोप्लाज्म। फिर से समझिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें बहुत सारी फोल्डिंग इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं, जो कहाँ इनफोल्ड होती है, साइटोप्लाज्म में। और इसी इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। जो आपका ये मीसोसोम होता है, इसको सर्वप्रथम फिट्ज ने देखा था। किसने देखा था, फिट्स जेम्स ने देखा था इस फोल्डिंग स्ट्रक्चर को, यानी कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड कर जाता है, कहीं कहीं मुड़ जाता है, उस मुड़ने की स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मीसोसोम। कहाँ मुड़ता है, वो साइटोप्लाज्म में मुड़ जाता है, और उस मुड़ने हुए स्ट्रक्चर को मीसोसोम कहते हैं। और सबसे पहले मीसोसोम को फ्रिट्ज जेम्स ने बताया था। अब बात करते हैं कि जो आपका ये मीसोसोम है, इसका फंक्शन का, ये कार्य क्या करता है। जो आपका जो ये मीसोसोम होता है, ये रिस्पायरेशन का काम करता है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। जो आपका ये मीसोसोम होता है, मीसोसोम डीएनए डुप्लीकेशन का काम करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन का काम करता है, और बाइनरी फ्यूजन का काम करता है। ठीक है, इतने सारे इसके वर्क होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये रिस्पायरेशन में काम करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के सेल में, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में। मीसोसोम डीएनए डुप्लीकेशन का काम करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन का काम करता है, और बाइनरी फ्यूजन का काम करता है। अब आपको पता होगा भैया, जो आपका मीसोसोम है, इसके अंदर ये फ्लूइड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, आप लोग देख सकते हैं भैया, ये मीसोसोम है, इसके अंदर ये बहुत सारे फ्लूइड सब्सटेंस है, जिसमें बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये रहा आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म में क्या है। तो साइटोप्लाज्म में क्या है, तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो आपका बैक्टीरियल सेल होता है, इसमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया सेलवाल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे मीसोसोम के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में बैक्टीरियल यानी कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। लेकिन जो आपका बैक्टीरियल सेल होता है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होने के कारण इसमें बहुत सारे सेल्स ऑर्गन्स जैसे एब्सेंट होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, गोल्गी बॉडी एब्सेंट होता है, जिसको हम लोग एक डिक्टियोसोम कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट होती है। ठीक है, जब इतनी सारी चीज़ें एब्सेंट होती है, तो इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे राइबोसोम है। राइबोसोम के अलावा आपको गैस वैक्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा, प्लाज्मिड देखने को मिलेगा, रिजर्व फूड मटेरियल देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर फ्लैजिला देखने को मिलेगा, पीली यानी कि फाइब्रिलर प्रोटीन देखने को मिलेगा, यानी कि फाइब्रिल देखने को मिलेगा। इतने सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, राइबोसोम। ठीक है, आप समझ लेते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। जो बैक्टीरियल सेल होता है, मैंने बताया इसमें अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बैक्टीरियल यानी कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बट इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, डिक्टियोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सारी चीज़ें एब्सेंट होती है। और कुछ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम पाया जाता है। जो राइबोसोम होता है, यहाँ पे ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि साइटोप्लाज्म पे पाया जाता है। जो आपका ये राइबोसोम होता है, ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोसोम क्या होता है, ये आपके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो कि आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसलिए इसको हम लोग राइबो प्रोटीन कहते हैं, या फिर
RNP कह देते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कह देते हैं। जो आपका राइबोसोम होता है वो 70S पाए जाते हैं, ठीक है। और जो 70S राइबोसोम होते हैं आपको पता है इसमें 30S और 50S सब यूनिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो लार्जर होता है उसको 50S सब यूनिट कहते हैं और जो छोटा वाला होता है ये 30 सब यूनिट कहते हैं। ये चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आगे समझते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के समय जो आपका ये राइबोसोम होता है ये क्या करता है, बाइंड कर जाता है और क्या बनाता है, राइबोसोम्स का बनाने का काम करता है, ठीक है। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस किस टाइम नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस के समय, जब प्रोटीन का, क्योंकि जो राइबोसोम होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में आपका राइबोसोम जुड़ जाता है और बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। आप इतनी बातों को समझते रहिए। तो मेन फंक्शन क्या है प्रोटीन राइबोसोम का, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट आता है आपका गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या करता है, गैस वैक्यूल जो है ये थिन यानी कि छोटा वेस्किल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि इस पे एक ही मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, एयर को, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। इसको जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है ये क्या करता है, ये गैस को एक्सचेंज करता है, गैस को बाहर निकालने का काम करता है। जो ये गैस बैक्टीरिया होता है ये एक्वाटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, जल में होते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। क्या करते हैं, ये फ्लोटेशन का काम करते हैं, गैस को नियंत्रण करते हैं, पानी का नियंत्रण करते हैं, इन सब चीज़ों का काम करते हैं। नेक्स्ट इसी में एक स्ट्रक्चर आता है क्रोमेटोफोर, यानी कि आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट यानी कि आप कह सकते हैं क्रोमेटोफोर। जो क्रोमेटोफोर होता है ये एक प्रिमिटिव टाइप का क्लोरोफिल होता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता भैया क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, ठीक है। क्या होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के, यानी कि बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, जिस कारण कुछ बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, ऑटोट्रॉफी होते हैं। यही रीज़न है कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफी होते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक लैमली यानी कि क्रोमेटोफोर, जो कि किसकी तरह होता है, क्लोरोप्लास्ट की तरह होता है। इस कारण जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं और अपना भोजन खुद से बनाते हैं, ठीक है। इसका हम आगे रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद इसमें पाया जाता है, यहाँ पे आपको देखेंगे रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल आपको पता होगा, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, इसको मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छी तरीके से समझाया था, ठीक है। जो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ग्लाइकान और पॉली बीटा हाइड्रोक्सिक ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्सिक ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है, जो क्या करता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये भोजन यानी कि फूड एनर्जी देने का काम करते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं और क्या इसमें पाया जाता है और इसमें कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इतनी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, आपके साइटोप्लाज्म में। और कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे इसमें आपको न्यूक्लियोइड यानी कि आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग न्यूक्लाइड या फिर डीएनए या फिर न्यूक्लियर प्रोटीन या फिर न्यूक्लियस मटेरियल या फिर जीनोफोर कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि प्रिमिटिव होता है, इंसिपिएंट होता है, ठीक है। जो ये आपका न्यूक्लियस डीएनए होता है, डीएनए में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस न होने के कारण इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन, ये सब चीज़ें क्या होती है, एब्सेंट होती है, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती, ठीक है। आगे समझते हैं कि क्या होते हैं, बहुत प्रिमिटिव होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। ये डीएनए क्या करते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल है, जो कि क्या करेगा, हेरेडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। मैंने क्या बताया, इसमें डीएनए एब्सेंट होता है, डीएनए यानी कि एब्सेंट होता है,
न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसके स्थान पे न्यूक्लाइड पाया जाता है, केवल डीएनए होता है। डीएनए का जो और सब पार्ट होता है वो नहीं होता है, केवल क्या होता है, न्यूक्लाइड होता है, फिर आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस होता है। जो होता है वो इंसिपिएंट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसमें केवल डीएनए पाया जाता है, केवल डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें प्लाज्मिड। आपको यहाँ पे प्लाज्मिड देखने को मिलेगा। इसमें क्या होते हैं, सर्कुलर यानी कि गोलाकार, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पेरिकल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। जो ये आपका प्लाज्मिड होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, जो क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो रिप्लिकेशन या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसमिशन कराने का काम करता है, डीएनए को डुप्लीकेट कराने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है ये जो प्लाज्मिड होता है, यहाँ से डीएनए आके जुड़ जाएगा, उसके बाद ये डुप्लीकेट कर जाएंगे। आगे हम लोग इस प्लाज्मिड के बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मिड पाया जाता है। जो प्लाज्मिड होता है, इसकी डिस्कवरी नेहरहेंस एंड लीडरबर्ग ने किया था 1952 में। जो आपका ये प्लाज्मिड होता है, ये एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जो आपका ये प्लाज्मिड होता है वो स्मॉल साइज का हो सकता है, कुछ उसमें बड़े होते हैं। जो छोटा होता है उसको माइक्रोप्लाज्मिड कहते हैं, जो बड़ा होता है उसको मेगा प्लाज्मिड कहते हैं। अभी इन सभी को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझेंगे और फिगर को भी दिखाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो आइए, हाँ, और इसमें क्या पाया जाता है, और इसमें नीचे की तरफ फ्लैजिला पाया जाता है। जो फ्लैजिला पाया जाता है ये लोकोमोशन का काम करता है, यानी कि बैक्टीरिया को, अगर एक्वाटिक बैक्टीरिया है, लोकोमोशन में इस फ्लैजिला का काम होता है, यानी कि फ्लैजिला के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जो फ्लैजिला होता है ये साइटोप्लाज्म से एराइज होता है, साइटोप्लाज्म के बेसल ग्रेन्यूल्स एराइज होते हैं। जो फ्लैजिला होता है उसमें 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बेसल ग्रेनुल, हुक और फिलामेंट। ये 3 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। जो आपका ये फ्लैजिला होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागे के नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि साइटोप्लाज्म से निकलता है, साइटोप्लाज्म के इस बेसल ग्रेन्यूल से एराइज होता है। जो आपका फ्लैजिला होता है, जब आप इसको देखेंगे तो उसमें 8+0 अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, जिसको अभी हम आपको फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। उसके अलावा इसमें क्या होता है, फाइब्रिन होता है। आप देखते हैं यहाँ पे पीलाई या फिर फाइब्रिन होता है। जो फाइब्रिन होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया के सरफेस से निकलता है। जनरली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से सरफेस से निकलता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म से यानी कि सेल वॉल से एराइज होता है। सेल वॉल से एराइज होता है जो कि पिलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, पिलिन प्रोटीन का बना होता है। इसका मेन फंक्शन होता है दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होना, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पे कॉन्जुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है, तो वहाँ पे ये जो है कि कॉन्जुगेशन, इन सब चीज़ों का कार्य करते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपके किसके बारे में, बैक्टीरियल सेल के बारे में। ठीक है, आइए अब हम लोग एक एक स्ट्रक्चर के क्या करते हैं, बेसिक यानी कि उसके लैंग्वेज को समझ लेते हैं। तो मैंने बताया कि फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला बहुत छोटा होता है, लॉन्ग होता है, फिलामेंटस होता है, लोकोमोशन का कार्य करता है, जो कि साइटोप्लाज्म से निकलता है, साइटोप्लाज्म के सेल वॉल से, जिसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से, वो होता है बेसल ग्रेनुल या फिर बेसल बॉडी बोल देते हैं, हुक और फिलामेंट पाए जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज आप लोग देख ही रहे होंगे। जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। इट इज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि धागे के नुमा का स्ट्रक्चर होता है, जो कि साइटोप्लाज्म से निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसल ग्रेनुल, या फिर आप कह सकते हैं कि बेसल ग्रेनुल से साइटोप्लाज्म से निकलता है। जब आप इसका टीएस काटेंगे तो उसका जब सेक्शन काटेंगे फ्लैजिला का, उसमें आप लोग 8+0 का अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट आप अरेंज आप यूकैरियोटिक सेल फ्लैजिला, जो यूकैरियोटिक सेल फ्लैजिला होता है उसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, तो उसमें कुछ इस प्रकार से फ्लैजिला का अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 8 पेरिफेरल में प्रेजेंट होंगे और बीच में खोखला होता है, यही बोलता है 8+0 अरेंजमेंट। आगे समझते हैं, जो मेन फंक्शन होता है फ्लैजिला का वो लोकोमोशन का काम करता है, यानी कि इट हेल्प इन लोकोमोशन। नेक्स्ट आता है फाइब्रिन या फिर पीली। ठीक है, ये एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया के सरफेस से निकलता है,
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में निकलते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म से निकलता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के सेल वॉल से, जो पिलिन प्रोटीन का बना होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट ऑफ अदर बैक्टीरियल सेल से जुड़ने के लिए, दूसरे सेल से जुड़ने के लिए और कॉन्जुगेशन के लिए। उसके बाद बात मैंने बताया कि स्लाइम लेयर पाया जाता है, फिर कैप्सूल की वाल पाई जाती है। जो कैप्सूल की वाल होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, जो कि सेल वाल के बाहर होती है, ठीक है। जो क्या होती है, साइटोप्लाज्म के बाहर होती है स्लाइम लेयर। ये क्या होते हैं, कैप्सूल जिसको कहते हैं, स्लाइम लेयर को कैप्सूल भी कहते हैं, जो कि पॉलीसेक्टाइड या पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। जो आपका ये कैप्सूल वाल होता है, इसको हम लोग प्रेजेंस और एब्सेंस, यानी कि अगर सेल वाल एब्सेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है या कैप्सूल एब्सेंट है, तो उसको दो भागों में बांटे गए हैं। जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट होगा उसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, जिसमें नहीं प्रेजेंट होता उसको नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है वो पैथोजन की तरह कार्य करते हैं, जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल वाल। कैप्सूल वाल का क्या फंक्शन है, तो मैंने बताया था बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, ठीक है। ये मेडिसिन से, यानी कि इस पर मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और क्या करते हैं, ये एक पैथोजन की तरह कार्य करता है, तो फंक्शन हो गया इसका। नेक्स्ट आता है आपका सेल वाल। जो सेल वाल होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कैप्सूल वाल के नीचे प्रेजेंट होता है। जो आपका सेल वाल होता है वो म्यूकोपेप्टाइड या फिर पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। इसमें और इन सब के अलावा और भी इसमें केमिकल देखने को मिलता है, जैसे एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, जिसको हम लोग NAG यानी कि एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन बोल देते हैं। फिर और क्या पाया जाता है, एन एसिटिल म्यूरोमिक एसिड और टेट्रापेप्टाइड भी पाया जाता है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। स्टेनिंग के आधार पे बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम स्टेनिंग। जब आपको स्टेनिंग सिस्टम बताएंगे तो उसमें इस बैक्टीरिया की काफ़ी अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे। इसका जो फंक्शन होता है सेल वाल का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया सेल को और उसको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर देने का काम करता है। सारी बातें आपको बता दिए हैं, बस लैंग्वेज के माध्यम से आपको समझाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद क्या पाया जाता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि एक लिविंग स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वाल के नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि लिपोप्रोटीन का बना होता है। जो आपका सेल वाल होता है उसका फंक्शन क्या है, जो सेल वाल होता है ये सराउंड होता है साइटोप्लाज्म से, ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल को सराउंड करता है। उसके नीचे मैंने बताया कि मेसोसोम पाया जाता है। जो मेसोसोम होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनफोल्ड कर जाता है साइटोप्लाज्म में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुड़ जाता है इसमें साइटोप्लाज्म में, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोसोम। उस इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर को मेसोसोम कहते हैं। सर्वप्रथम इस इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर को फ्रिट्ज जेम ने देखा था। जो आपका ये मेसोसोम होता है ये रिस्पायरेशन का काम करते हैं, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। मेसोसोम क्या करते हैं, डुप्लीकेशन का काम करते हैं, सेल वॉल के फॉर्मेशन का काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो DNA डुप्लीकेशन में और सेल वॉल के फॉर्मेशन में काम करते हैं। साथ ही साथ ये बाइनरी फ्यूजन और क्या करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके नीचे क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, बट इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे डिक्टियोसोम यानी कि गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीज़ें एब्सेंट होती है। बट इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम। मैंने बताया कि 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। जो 70S राइबोसोम होता है वो RNA और प्रोटीन का बना होता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है, RNA और प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसको हम लोग RNP यानी कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोल देते हैं। जो आपका राइबोसोम होता है वो 70S होता है, यानी कि 2 थ्रेड होते हैं इसमें। 70S में कौन कौन सा, एक होता है 50S, एक होता है 30S। जो 50S होता है वो लार्जर सब यूनिट होता है, जो 30S होता है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसका क्या काम है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन के फॉर्मेशन को करना। और इसमें गैस वैक्यूल पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो गैस वैक्यूल होता है वो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में, यानी कि एयर को गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, किसमें, इन एक्वेटिक बैक्टीरिया में, ठीक है। तो मैंने बताया जो गैस वैक्यूल होता है वो फ्लोटेशन का काम करता है, जो कि एक्वेटिक बैक्टीरिया में, ठीक है, पानी का नियंत्रण करने का काम करता है।
उसमें क्रोमेटोफोर यानी कि फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाया जाता है। इसी के कारण इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने के कारण जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव होता है, थोड़े बहुत मात्रा में होते हैं। इसी कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं और कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं जिसमें ये नहीं पाया जाता। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन यही है, फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, H2O यानी कि सल्फर ऑक्साइड लेगा, ठीक है। वहाँ से क्या बनाएगा? एनर्जी लेगा और H2O और ग्लूकोज और वाटर का फॉर्मेशन करेगा और कुछ मात्रा में सल्फर को क्या एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी या फिर क्रोमेटोफिल ऑफ बैक्टीरिया क्लोरोफिल। कहने का मतलब जो आपका बैक्टीरिया होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में क्या करता है? फूड का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी या फिर क्रोमेटोफोर या फिर आप कह सकते हैं बैक्टीरिया क्लोरोफिल। भोजन का निर्माण करेगा, कार्बोहाइड्रेट का H2O लेगा और कुछ H2O निकाले बनाएगा और कुछ अमाउंट में सल्फर को रिलीज कर देगा, ठीक है। उसमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है ग्लाइकोन यानी कि ग्लाइकॉन पाया जाता है रिजर्व फूड मटेरियल, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में वर्क करेगा। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कशन किए थे। और क्या होता है? पॉलीबीटा हाइड्रोक्सिक ब्यूट्रिक एसिड पाई जाती है, ठीक है, प्रिजर्व फूड के मटेरियल में, जो क्या करता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में या एडवर्स कंडीशन में एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। आगे समझते हैं इसमें क्या होता है। और इसमें होता है मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल या फिर ओलेटिन ग्रेन्यूल, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है? स्टोर ऑफ फास्फेट को स्टोर करने का काम करता है। आगे आप हमने बता दें कि न्यूक्लियस पाया जाता है यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल और जीनोफोर यानी कि न्यूक्लाइड पाया जाता है। तो मैंने बताया कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के स्थान पे केवल न्यूक्लाइड होता है यानी कि DNA होता है। और जो इसमें न्यूक्लियस का जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो नहीं पाया जाता यानी कि सेल न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब एब्सेंट होता है। केवल क्या होता है? न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा है, केवल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, केवल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। थस द इंसिपिएंट ऑफ वन प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग ओनली DNA इज नोन एज न्यूक्लाइड या फिर जीनोस्पोर। DNA पाया जाता है या फिर न्यूक्लियाइड पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस DNA को न्यूक्लियाइड या फिर जीनोफोर कहते हैं। DNA पाया जाता है, केवल DNA पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लियाइड या फिर जीनोस्पोर कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड जो होता है वो सर्कुलर होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं यानी कि ये DNA को रिप्लिकेट कराने में और नए बैक्टीरिया के फॉर्मेशन में हेल्प कराते हैं। जो आपका प्लाज्मिड होता है सबसे पहले इसको नेरेन और ग्लिडेनबर्ग ने खोजा था 1952 में। और जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो प्लाज्मिड होता है वो एक भी या फिर एक से ज़्यादा देखने को मिलता है, और एक से ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें से कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। जो छोटे होते हैं उसको माइक्रो प्लाज्मिड और जो बड़े होते हैं उसको लार्जर प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक है। तो सपोज करिए आपका बैक्टीरियल सेल है, इसमें क्या है? प्लाज्मिड है, ये छोटे छोटे, ठीक है, और इसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। तो ये जो प्लाज्मिड होते हैं कुछ छोटे वाले को माइक्रो प्लाज्मिड और बड़े वाले को मेगा प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो प्लाज्मिड होते हैं वो वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, जो कि DNA टेक्नोलॉजी यानी कि जो कि आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं, ठीक है। इन एक्सरेसिया कोलाई यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया फॉलोइंग 3 प्लाज्मिड आर प्रेजेंट। जो एक्सरेसिया कोलाई होता है उसमें 3 प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं, जैसे F प्लाज्मिड यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड, दूसरा होता है आपका R प्लाज्मिड यानी कि आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, और तीसरा होता है कॉल प्लाज्मिड यानी कि कुछ जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉलीसिनेरिक प्लाज्मिड, ठीक है। इसके बारे में समझ लेते हैं। और इसमें लास्ट में क्या पाया जाता है? ईपीसोम। क्या होते हैं इसमें? ईपीसोम होता है। ईपीसोम कहने का मतलब जब DNA में जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें जो DNA होता है, ठीक, बैक्टीरियल सेल का जो DNA होता है, जब DNA प्लाज्मिड के साथ अटैच्ड हो जाते हैं
ठीक है, यानी कि सपोज करिए ये डीएनए है और ये प्लाज्मिड है। जब ये मैंने फिर समझिए, ये सपोज करिए कि क्या है आपका डीएनए और ये सपोज करिए आपका प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड ये डीएनए, सपोज करिए आपका प्लाज्मिड हो गया। जब इससे डीएनए आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग एपिसोम। तो ये अटैचमेंट होता है, ये टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। आइए समझ लेते हैं इस जो है कि प्लाज्मिड के बारे में। यह प्लाज्मिड कंटेन जीन ऑफ फर्टिलिटी। जो फर्टिलिटी यानी कि जो यह प्लाज्मिड होते हैं, इसमें फर्टिलिटी जीन पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग यह प्लाज्मिड कहते हैं। यह प्लाज्मिड में फर्टिलिटी जीन होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको फर्टिलिटी जीन कहते हैं या फिर फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं। द बैक्टीरियल सेल विथ यह प्लाज्मिड इज नोन एज मेल या फिर यह पॉजिटिव या फिर डोनर बैक्टीरिया। जिसमें यह प्लाज्मिड पाया जाता है उसको हम लोग यह पॉजिटिव या फिर मेल या फिर डोनर बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द बैक्टीरिया सेल विदाउट यफ प्लाज्मिड इज नोन एज यफ माइनस या फिर फीमेल रेसिपिएंट बैक्टीरिया। जिसमें जो है कि जिस बैक्टीरिया सेल में यफ नहीं पाया जाता, फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं होते हैं, ठीक है, विदाउट यफ प्लाज्मिड का होगा उसको हम लोग फीमेल या फिर रिस्पेसिएंट या फिर यफ माइनस बैक्टीरिया कहते हैं। The F factor help in conjugation process who are sexual reproduction by formation of conjugation with the help sex पिलाई। ठीक है, यानी कि दो बैक्टीरियल सेल हैं, इसको अटैच करने के लिए पिलाई लगती है, तो जिसमें प्लाज्मिड पाया जाएगा, जिस प्लाज्मिड में यह फैक्टर होगा वो क्या करेंगे, उसको मेल कहेंगे, जिस पे नहीं होता उसको फीमेल कहेंगे। तो जो आपका मेल प्लाज्मिड होता है उसमें यह प्लाज्मिड यानी कि यह पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक है, और जिसमें नहीं होता है ये प्लाज्मिड, यह प्लाज्मिड नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं फीमेल। और जो फीमेल होता है उसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको प्लस से। फिर से समझिए, जिसमें यह प्लाज्मिड यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड पाया जाएगा उसको मेल प्लाज्मिड कहते हैं या फिर यह पॉजिटिव कहती है, जिसमें नहीं पाया जाता उसको यफ माइनस यानी कि फीमेल या फिर रिस्पेसिएंट कहते हैं। जो यह प्लाज्मिड होता है वो मेल में होता है जो कि फीमेल में ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। जो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड होता है इसमें रेजिस्टेंस पावर होती है जो कि मेडिसिन या फिर डिफरेंट मेडिसिनल मटेरियल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी कि इसमें प्लाज्मिड होने के कारण ये क्या हो जाते हैं कि ये इस पर मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मेडिसिन के रेजिस्टेंस पावर होती है। नेक्स्ट आता है कॉल यानी कि कॉलीसिनेरिक प्लाज्मिड। जो कॉलीसिनेरिक प्लाज्मिड होता है ये क्या होते हैं, इसमें केमिकल होता है, ठीक है। जब प्लाज्मिड के अंदर कॉलीसिनिक केमिकल का फॉर्मेशन हो जाए, फॉर्मेशन होने लगे, तब इसको हम लोग कहते हैं कॉल प्लाज्मिड। यानी कि जब प्लाज्मिड में कॉलीसिनिक केमिकल का फॉर्मेशन हो, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड होते हैं उसमें जीन्स पाए जाते हैं, जो जीन्स होते हैं वो कॉलसेनिक केमिकल का फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें कॉलसेनिक केमिकल होता है उसको हम लोग कॉल प्लाज्मिड कहते हैं। जो कॉलसेनिक प्लाज्मिड होता है ये एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में यूज किए जाते हैं। तो ये पूरी बात रही आज तक बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो 33 मिनट में मैंने आपको पूरे एनर्जी के साथ क्या बताया है, बैक्टीरियल सेल या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको पता है भैया जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें सिंगल सेल होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी सिंगल सेल होती है। तो बैक्टीरियल सेल का और प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सेम होता है, ठीक। तो यहाँ से आपका बैक्टीरियल सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले क्लासेस में हम लोग नए वीडियो के साथ आएंगे, नए लेक्चर के साथ आएंगे। तो इस 33 मिनट में मैंने पूरे एनर्जी के साथ आपको समझाया। अगर आपको हमारी बातों को समझ में आए हो, हमारी इस मेहनत को और अच्छा करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने स्टूडेंट यानी कि जो आपके साथ बच्चे पढ़ रहे हो, आपके जो फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, एजुकेशनल ग्रुप हो, आप उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव्थ जितने भी सेमेस्टर आएंगे आपको सभी की तैयारी कराई जाएगी पूरे गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ विथ नोट्स एंड पीडीएफ।
नोट्स PDF ये भी दिया जाएगा, लेक्चर तो आप लोग देख ही रहेंगे, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं तो सिंपली आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके क्लासेस चलेगी यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा, आपको ऐड कर लिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में, और टेलीग्राम के थ्रू आप इसका नोटिफिकेशंस या फिर आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम जल्दी ही आपके सारे टॉपिक को सिक्वेंसली जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। आपके लगभग हम लोग 40 से 45 दिन में सारे जो भी टॉपिक है सारे को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।